बीएससी पार्ट तृतीय में हम स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता और उसको प्रभावित करने वाले कारक अर्थात अदृढ़ घूर्णक द्विपरमाणु अणु के लिए अर्ध या अदृढ़ घूर्णक दृढ़ घूर्णक मान करके हमने जो प्रक्रिया प्रदर्शित की थी उसमें स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक ले चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण। और यह एक छोटे सवाल के रूप में परीक्षा में पूछा जाता है। 3.5 नंबर का अंक का प्रश्न इसमें बनता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण अणुओं की संख्या या आबादी या वितरण के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। बोल्ट्जमैन वितरण के नियमानुसार अनुमत संक्रमण दर्शाने वाले अणुओं की संख्या या आबादी को हम Nj/N0 के रूप में दर्शाते हैं। अणुओं की आबादी संप्रंश ऊर्जा स्तरों की संख्या तथा वितरण गुणांक e की पावर -डेल्टा EJ/kT के समानुपाती होती है। ये बोल्ट्जमैन के रूप में हम प्रक्रिया को पहले ही पढ़ चुके हैं और ये रासायनिक बल गतिकी में भी यह संबंध हम पहले ले चुके हैं, जिसमें सक्रिय अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए इस तरह का संबंध हम एक्टिवेशन ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा के रूप में लिखते हैं। अर्थात Nj/N0 समानुपाती हो जाएगा 2J+1 इंटू एक्सपोनेंट रेज टू पावर या एक्सपोनेंट -EJ/kT -EJ या डेल्टा EJ भी लिख सकते हैं। स्थिरांक के रूप में हम k लिखते हैं, समानुपातिक स्थिरांक k के रूप में। तो Nj/N0 इक्वल टू हो जाएगा k इंटू 2J+1 एक्सपोनेंट -EJ/kT, जहाँ k समानुपातिक नियतांक है और EJ BJ इंटू HC इंटू J+1 घूर्णन ऊर्जा के लिए प्रदर्शित किया गया है। इससे पहले हमने तरंग संख्या EJ बार के रूप में BJ इंटू J+1 लिया था। उसकी जगह अगर ऊर्जा प्रदर्शित की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा BJ इंटू HC और गुणा हो जाएगा और J+1 एज इट इज घूर्णन ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित होगा। स्पेक्ट्रम तीव्रता का उच्चतम मान होना आबादी की अधिकता पर निर्भर करता है, जिसे कि निम्न ग्राफ से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर हम Nj/N0 अर्थात अनुमत संक्रमण प्रदर्शित करने वाले अणुओं की आबादी और घूर्णन क्वांटम संख्या J के मध्य आरेख आलेखित किया गया है, जहाँ पर अनुमत संक्रमण दर्शाने वाले अधिकतम अणुओं की संख्या युक्त J को हम J मैक्स के रूप में दर्शाते हैं। अर्थात दिए गए सभी अणुओं में से उन अणुओं की संख्या या अनुमत संक्रमण दर्शाने वाले उन अणुओं की संख्या जिसकी Nj आबादी में J स्तर पर उपस्थित अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए 1000 अणु हैं और उसमें से 200 एक J संक्रमण में, दूसरे 200 दूसरे J संक्रमण में, फिर 300 तीसरे J संक्रमण में, इसी तरीके से और अणु दूसरे संक्रमणों में उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए सर्वाधिक संख्या में 300 अणु जिस J के हैं उस J को ही J मैक्स कहते हैं, क्योंकि उनके अणुओं की आबादी सबसे अधिक है। यह J मैक्स में J 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 या और कोई भी हो सकता है। उस J को ही हम J मैक्स कहते हैं, जिसमें उपस्थित घूर्णन स्तर के अणुओं की संख्या या आबादी बहुत अधिक होती है। J के जिस मान पर तीव्रता आबादी उच्चतम होती है उसे J मैक्स कहते हैं। J मैक्स निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ये सूत्र आपको प्रत्यक्ष रूप से याद रखना है। J मैक्स इक्वल टू KT/2BHC होल पावर 1/2 या वर्गमूल है -1/2। J मैक्स को की निकटतम पूर्णांक में बदलकर इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो इस समीकरण से जो भी J का मान आएगा उसे हम निकटतम पूर्णांक में बदल करके प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि J 0 1 2 3 4 आदि पूर्णांक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट में हम द्विपरमाणु अणु की बंध लंबाई
ये हम पहले समीकरण ले चुके हैं। अलग से छोटे प्रश्न के रूप में द्विपरमाणु अणु की बंध लंबाई की संख्यात्मक गणना करने के लिए या आर का मान ज्ञात करने के लिए, बंध लंबाई ज्ञात करने के लिए संबंध पूछा जाता है। तो द्विपरमाणु अणु की बंध लंबाई आर किस प्रकार से ज्ञात होती है उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। बंध लंबाई का मान अणु को दृढ़ घूर्णक मानकर ज्ञात किया जा सकता है, अन्यथा अदृढ़ घूर्णक में घूर्णन गति परिवर्तित होने के साथ बंध लंबाई भी परिवर्तित होती है, क्योंकि घूर्णन जैसे बढ़ता है वैसे वैसे अणुओं के मध्य अपकेंद्रीय बल बढ़ता है। ऐसी स्थिति में बंध लंबाई निरंतर रूप से बढ़ती है। ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु की अंतरानाभिकीय दूरी या बंध लंबाई के रूप में ज्ञात की जाती है, अर्थात दो नाभिकों के मध्य की दूरी ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु में बंध लंबाई के रूप में हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर द्विपरमाणु अणु ध्रुवीय प्रकृति का लेने पर ही यहाँ पर घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, अर्थात यह अणु या ध्रुवीय अणु ही IR अवशोषण प्रदर्शित करके घूर्णन प्रदर्शित करता है। अगर ध्रुवीय अणु नहीं है तो IR अवशोषण नहीं करेगा और घूर्णन भी प्रदर्शित नहीं करेगा। अगर प्रदर्शित करेगा भी तो इसको हम IR स्पेक्ट्रम द्वारा डिटेक्ट नहीं कर सकते या ज्ञात नहीं कर सकते। चूँकि हम पहले सूत्र ले चुके हैं, जड़त्व आघूर्ण I बराबर म्यू आर स्क्वायर होता है, जहाँ पर म्यू रिड्यूस्ड मास को दर्शाता है या समानित द्रव्यमान को दर्शाता है, आर बंध लंबाई को दर्शाता है। अतः हम पुनर्व्यवस्थित करें तो आर इक्वल टू हो जाएगा वर्गमूल I अपॉन म्यू या I अपॉन म्यू की पावर 1/2, जहाँ I घूर्णन का जड़त्व आघूर्ण है और इस जड़त्व आघूर्ण के लिए I का मान h अपॉन 8π² BC के बराबर होता है। हमने B जहाँ लिया था उसमें I और B को एक्सचेंज कर दिया जाए या पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो इस संबंध में I प्राप्त हो जाता है। स्थिरांकों के मान अगर इसमें रख दिए जाएं तो I का मान प्राप्त होता है 2.8 इंटू 10⁻⁴ अपॉन B घूर्णन स्थिरांक है और इसका मात्रक होता है kg मीटर स्क्वायर। इसमें k स्मॉल लेटर में है, g स्मॉल लेटर में है, mb स्मॉल लेटर में है, जहाँ पर म्यू समानित द्रव्यमान m1 m2 बटा m1 प्लस m2 म्यू का मान प्रदर्शित करते हैं। तो I म्यू के मान समीकरण 2 में रखे जाएं तो बंध लंबाई ज्ञात हो जाती है। यहाँ पर m1 m2 ज्ञात होना चाहिए और p घूर्णन स्थिरांक का मान ज्ञात होना चाहिए। द्विपरमाणु अणु के परमाणु द्रव्यमान m1 m2 को घूर्णन स्थिरांक b का मान ज्ञात होने पर बंध लंबाई ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट हम प्रयोग कर रहे हैं समस्थानिक प्रभाव। समस्थानिक प्रभाव या आइसोटोपिक इफेक्ट, अर्थात यदि ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु में जो परमाणु लिए गए हैं उसमें से यदि एक परमाणु सामान्य तथा दूसरा परमाणु यदि उसी का समस्थानिक लेकर के अणु निर्मित किया गया है तो उन दोनों के घूर्णन स्पेक्ट्रम की प्रकृति में क्या परिवर्तन होगा, स्पेक्ट्रम में क्या परिवर्तन होगा, इसी को दर्शाने की प्रक्रिया समस्थानिक प्रभाव कहलाती है। इस द्विपरमाणु ध्रुवीय अणु में समस्थानिक प्रभाव को हम निम्न रूप में प्रदर्शित करते हैं। द्विपरमाणु अणु में समस्थानिक विस्थापित करने पर परमाणु द्रव्यमान बदलने से समानित द्रव्यमान म्यू तथा जड़त्व आघूर्ण I परिवर्तित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप घूर्णन स्थिरांक B का मान भी बदलता है, लेकिन अंतर्नाभिक की दूरी हमेशा ही अपरिवर्तित रहती है। तो यदि समस्थानिक में किसी द्विपरमाणु अणु में किसी एक परमाणु को समस्थानिक रूप में प्रदर्शित किया जाए तो समस्थानिक का चूंकि परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है तो ऐसी स्थिति में दूसरे अणु जिसमें समस्थानिक प्रयुक्त किया गया है उसके समानित द्रव्यमान म्यू का मान परिवर्तित हो जाएगा। म्यू बदलने से जड़त्व आघूर्ण परिवर्तित होगा और जड़त्व आघूर्ण परिवर्तित होने से B का मान भी परिवर्तित होगा, अर्थात घूर्णन स्थिरांक बदल जाएगा। इन सभी के परिवर्तन के बावजूद भी अंतर्नाभिक की दूरी R में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या में वृद्धि हो तो समानित द्रव्यमान बढ़ता है, अतः घूर्णन स्थिरांक B के मान में कमी होती है। तो एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो परिणामिक रूप से R के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप यदि 12 CO के स्थान पर 13 CO लिया जाए तो B घटता है, साथ ही
भारी अणुओं में घूर्णन ऊर्जा स्तरों में अंतर भी घटता है, अर्थात 13 CO के ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य का अंतराल कम होगा, जबकि 12 CO के अणुओं के स्पेक्ट्रम लाइनों के मध्य का अंतराल अधिक होगा। अतः यह प्रभाव अधिक शुद्धता से परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहयोग करता है तथा बंध लंबाई भी इससे ज्ञात की जा सकती है, या सही बंध लंबाई भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। इसको हमने स्पेक्ट्रम रेखाओं और संक्रमण के रूप में प्रदर्शित किया है। इस ग्राफ में दो तरह की लाइनें हैं। बाईं ओर नीचे से ऊपर की ओर जो एरो या तीर दिया गया है ये ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, तथा जे के मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 पहले सामान्य रूप से दिए गए हैं, जिसकी घूर्णन ऊर्जा स्तरों की तरंग संख्या 2b, 4b, 6b, 0b, 4b, 6b, 12b, 20b और 30b के रूप में इसके मध्य संक्रमण होता है। लेकिन यदि इसकी जगह दूसरा C या 13CO दिया गया है या कार्बन मोनोऑक्साइड ध्रुवीय अणु दिया गया है तो इनके लिए ऊर्जा स्तरों का अंतराल धीरे धीरे घटता है और इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो J0 के मान में परिवर्तन होकर के, वैसे तो J0 स्थिर रहता है, लेकिन इस दूसरे CO में 13CO में J डैश से प्रदर्शित किया गया है। इसके लिए J की तुलना में J डैश कम ऊर्जा युक्त, और इस तरीके से डॉटेड लाइन से हमने प्रदर्शित किया है कि यह घूर्णन स्तरों की ऊर्जा धीरे धीरे घटती है। अगर घूर्णन स्तरों की ऊर्जा घटती है तो इनके मध्य का अंतराल भी घटेगा, और इन ऊर्जा स्तरों के लिए हम तरंग संख्या को प्रदर्शित करते हैं EJ बार बराबर 0b डैश, 2b डैश, 6b डैश, 12b डैश, 20b डैश और 30b डैश। यहाँ पर 30b और 30b डैश में से b डैश का मान चूंकि कम है, इसलिए 30b की तुलना में 30b डैश घूर्णन स्तर की ऊर्जा कम होगी, इसलिए इस लाइन को हमने ऊपर से थोड़ा नीचे बनाया गया है। इस समीकरण के अंदर या इस संक्रमण के अंदर दो तरह के स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे हैं। बाईं ओर का स्पेक्ट्रम 2b के अंतराल पे और दाईं ओर का स्पेक्ट्रम 2b डैश अंतराल के रूप में दिया गया है। स्पेक्ट्रम लाइनों के मध्य अंतराल में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन 2b की तुलना में 2b डैश का अंतराल या 2b डैश का मान कम होता है। अतः 12 CO के स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम लाइनों के मध्य का अंतराल 2b निश्चित रहता है, लेकिन 13 CO में 2b डैश अंतराल चूँकि 2b से कम है, अतः स्पेक्ट्रम लाइनों के मध्य का अंतराल या उनके बीच का गैप थोड़ा कम हो जाता है, और इसको हम तुलनात्मक रूप से नीचे दिए गए समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें डॉटेड लाइन 13 CO के स्पेक्ट्रम रेखा को दर्शाती है तथा सामान्य लाइन 12 CO की स्पेक्ट्रम रेखा को प्रदर्शित करती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि 12 CO में 2b, 4b, 6b, 8b, 10b के मध्य का अंतराल निरंतर बराबर है। साथ ही 13 CO में डॉटेड लाइन जो प्रदर्शित की गई है, चूँकि 2b और 2b डैश लगभग एक दूसरे के ऊपर होंगे, लेकिन उसके बाद इनके मध्य का अंतराल चूँकि कम है, जो निरंतर लगातार घटता जाता है, और ये 2b डैश हमेशा 2b से कम होता है। अतः स्पेक्ट्रम रेखाएं थोड़ी सी भिन्न प्राप्त होगी, जो कि तुलनात्मक रूप में डॉटेड और सामान्य रेखाओं से प्रदर्शित की गई है। और इसी प्रक्रिया को, जिसमें स्पेक्ट्रम रेखाओं के मध्य का अंतराल या स्पेक्ट्रम में थोड़ा परिवर्तन आता है, इसी को हम समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अदृढ़ गुणक को लेकर के चलेंगे।